जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। सारे लोगों को जय हिंद है। फिर से शुरू करते हैं। लिस्ट ऑफ गवर्नर जनरल देखते हैं। याद रखिएगा, सबसे पहले जो गवर्नर हुए बंगाल प्रेसिडेंसी के वो थे रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है। उसके बाद गवर्नर्स हुए बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर्स अलग हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये गवर्नर जनरल अलग हैं। पहले गवर्नर होते थे, उसके बाद गवर्नर जनरल अलग होते थे। मेरा वीडियो मेरा बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। अलग वायसराय का भी अलग है। तो इस तरह से तो हम लोग शुरू करेंगे आज गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम बंगाल में है आज के समय में। वहां पे सेना का एक रेजिमेंट रहती है आज के टाइम में। तो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था, उसके प्रेसिडेंसी का। तो वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल हुए। तो इनके समय में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्या है कि भाई सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश होना चाहिए, उसका जुडिकेचर के बारे में बात था। साथ में किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी चलेगी उसके बारे में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में मेंशन है। ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट फोर्ट विलियम 1774 में इसी एक्ट के बाद स्टैब्लिश कर दिया गया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल शुरू किया गया। ध्यान रखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी का काम क्या था कि ओरिएंटल नॉलेज लेना। ओरिएंटल नॉलेज का मतलब हुआ कि यहाँ के कस्टम्स क्या है, ट्रेडिशन क्या है, किस तरह से इंडियंस का अपना एक बिलीफ है, इसके बारे में डीप स्टडी करना, रिसर्च करना, ताकि उस रिसर्च के आधार पे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट यानी किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो ब्रिटिशर्स के साथ, उसके बारे में स्टडी करने के लिए एशियाटिक सोसाइटी बनाया गया। बंगाल के पार्क स्ट्रीट वाले जगह पे है। पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट के आने के बाद बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे बाद में पिट्स इंडिया एक्ट को। फिर आइए, मुगल पेंशन शाह आलम सेकंड का पेंशन रोक दिया गया। फिर डुअल सिस्टम जो बंगाल में था, दीवानी और फौजदारी, दीवानी मामले डुअल सिस्टम में था क्या कि बंगाल में एक पार्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बंगाल के नवाब डील करते थे और दूसरा पार्ट जो रेवेन्यू और टैक्सेशन का जो पार्ट था वो ब्रिटिशर्स डील करते थे। ये दो अलग अलग डिपार्टमेंट को हटा करके ब्रिटिश पूरा कंट्रोल में आ गए। याद रखिएगा, ट्रेजरी जो था, जो मूव टू ट्रेजरी फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कलकत्ता, ट्रेजरी को शिफ्ट कर दिया गया। जेम्स सिकी ने इन्हीं के टाइम में बंगाल गजट नाम से भारत का पहला न्यूज़पेपर 1780 में प्रकाशित किया। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ। मराठों के मामले में ब्रिटिशर्स जबरदस्ती अपना इंटरफेरेंस कर रहे थे। इनका प्रेफरेंस था, ब्रिटिशर्स का प्रेफरेंस था रघुनाथ राव, उनको एज ए पेशवा के तौर पे बैठाने का, जो कि वो उनके लिए पपेट होते। लेकिन इसके लिए मराठे तैयार नहीं थे और मराठों के साथ युद्ध होता है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में हारते हैं, आपको ब्रिटिशर्स हार जाते हैं। फिर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है, क्योंकि मलाबार कोस्ट पर मैसूर हैदर अली मैसूर किंगडम के और उनके साथ उनके बेटे टीपू सुल्तान, इनका रूल था और मलाबार कोस्ट से ट्रेड बहुत अच्छा खासा था। इसके साथ फ्रांस इनके एलाई थे मैसूर किंगडम के, तो इस कारण से उनको भी ये हराना चाहते थे और उनके राज्य को कब्जा करना चाहते थे। फर्स्ट रोहिला वॉर ऑफ 1773-1774। रोहिला वॉर आज आपको उत्तर प्रदेश के रामपुर के आसपास के जो अफगानी मूल के लोग रहते थे, यहाँ पर ये कब्जा करना चाहते थे। पहले तो शुजाउद्दौला भी कब्जा करना चाहते थे, है ना, अवध के नवाब, और फिर ब्रिटिशर भी कब्जा करने के लिए इन एरियाज को माफ कीजिएगा रोहिला वॉर लड़े। फिर रिंग फेंस पॉलिसी का मतलब हुआ कि ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी अपनाई कि बफर स्टेट को क्रिएट किया जाए। यानी मान लीजिए कोई एक जगह है जहां पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं, वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट है, मतलब वो रूल कर रहे हैं, तो उसके बगल में एक ऐसा स्टेट हो जो नेटिव किंगडम हो, किसी का साम्राज्य हो। वो क्या करेगा कि उसके उधर अगर कोई दुश्मन होगा तो वो सबसे पहले वो नेटिव किंगडम पे हमला करेगा और उसके बाद यहां पर आएगा। तो एक बफर स्टेट अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने राज्य के सिक्योरिटी के लिए क्रिएट करने की बात हुई थी। कलेक्टर का पोस्ट इसी समय लाया गया। गवर्नर जनरल को प्रोसिक्यूट, ये पहले गवर्नर जनरल थे जिनको की इम्पीचमेंट करने की कोशिश किया गया, क्योंकि भारत में खूब करप्शन करके पैसा कमाए। लैंड सेटलमेंट इन्हीं के समय है। भगवत गीता और इनके समय में चार्ल्स विल्किंस के द्वारा ट्रांसलेट किया गया। फिर आइए, जॉन मैकफरसन एक्टिंग थे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। कॉर्नवालिस कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने लोअर कोर्ट अपीलेट कोर्ट को एस्टैब्लिश किया। परमानेंट सेटलमेंट बिहार और बंगाल में लाया।
परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर लैंड का फिक्स कर दिया जाए रेट, समझ रहे हैं। जैसे सर्किल रेट आज के समय में है, उस समय परमानेंट सेटलमेंट था कि वो लैंड को फिक्स कर दिया गया रेट। अब आप अगर उस लैंड को फेयर किराए पे भी लेते हो, चाहे उस लैंड पे कोई भी काम करते हो, उसका रेट फिक्स है, उससे कोई मतलब नहीं है कि आंधी है, तूफान है, फेमाइन है। फिर आइए थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, ये डिवास्टेटिंग रहा आपको मैसूर के लिए। मैसूर के बहुत सारे हिस्से ब्रिटिशर्स ने रख लिए। कॉर्नवालिस कोड इसी समय में आए। कॉर्नवालिस कोड के तहत बहुत सारा चेंजेस किया गया, सिविल सर्विस भी इसी के कॉर्नवालिस कोड के तहत लाया गया। आपको संस्कृत विद्यालय बनारस में स्थापित किया गया, जिनके जॉनथन डंकन के द्वारा। ये गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे उस समय। इंट्रोड्यूस सनसेट लॉ। सनसेट लॉ का मतलब है कि जो जमींदार हैं, चाहे जो भी आपको ऑफिशियल होगा, जिसको ये जिम्मेदारी है कि रेवेन्यू कलेक्ट करके बाई सनसेट ला करके आपको जमा करे जितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है। सनसेट होने तक में अगर वो बंदा रेवेन्यू लेकर के या जितने भी कलेक्शन है लेकर के अगर नहीं आता है, तो उसके बाद ये जिम्मेदारी किसी और को दे दी जाएगी, है ना। तो इससे क्या होता था, बड़े बड़े जमींदार जिनका फायदा इससे होता था बहुत, वो सनसेट तक के पहले तक कलेक्शन करके ले आते थे पैसों को, नहीं तो फिर वो दूसरे को दे दिया जाता था। सर जॉन शो नॉन इंटरवेंशन, यानी किसी भी रिलीजियस अफेयर या इंटरफेरेंस नहीं करना है किसी भी किंगडम में या किसी के रिलीजन में, ये नॉन इंटरवेंशन, ताकि कोई भी झगड़ा ना हो। 1793 का जो चार्टर एक्ट आया, इसके तहत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको बाद में देखेंगे। अलग जो हमारा वीडियो अब उसमें बनेगा, जिसके तहत चीफ नेशनल एक्टिविटीज वाले वीडियो है, उसमें आपको ये दिखेगा 1793 का चार्टर एक्ट। सेकेंड रोहिला वॉर हुआ, इसमें खत्म कर दिया गया रोहिला, जो आपको रोहिलखंड रामपुर उत्तर प्रदेश के हैं, वो पूरा एरिया को एनेक्स कर दिया गया ब्रिटिश राज के साथ। बैटल ऑफ खरदा हुआ निजाम और मराठा के बीच में, ध्यान रखिएगा। उसमें ब्रिटिशर्स अलग रहे क्योंकि नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी सर जॉन शोर का होने की वजह से, है ना। ऑलर्ड क्लार्क आए, फिर आइए लॉर्ड वेलेस्ली आए। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया सब्सिडियरी अलायंस को। सब्सिडियरी अलायंस क्या था कि अब क्या है कि जिन राज्यों, जिन किंगडम्स को हम लोग जीत गए हैं, ब्रिटिशर्स जीत गए हैं, वहां पे रेगुलर आर्मी नहीं होगी, वहां पे ब्रिटिश आर्मी ही अपनी गैरिसन आर्मी को रखेगी। उसके रख रखाव, उसके पेंशन, उसके तनख्वाह, सैलरी, सब जिम्मेदारी उस राज्य को ही देखना पड़ेगा, उस किंगडम को ही देखना पड़ेगा। यानी डायरेक्ट कंट्रोल था, सब्सिडियरी अलायंस जबरदस्ती थोपा जाता था। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार के बाद टिप्पू सुल्तान हार गए और पूरा का पूरा मैसूर को वापस ले लिया गया ब्रिटिश राज में शामिल करके। वहां पे मैसूर किंगडम से पहले वोडियार डायनेस्टी हुआ करते थे, हिंदुओं का राज होता था, उसको स्थापित कर दिया गया। एंग्लो मराठा वॉर, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, इसमें तय किया गया जबरदस्ती, फिर अंग्रेजों ने मराठों के मामले में बोलना शुरू कर दिया गया। बाजीराव सेकंड थे, उनको जबरदस्ती पेशवा बनाने के लिए ये युद्ध हुआ, इसमें मराठे हार गए, जीत नहीं पाए, बहुत नुकसान हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज को स्थापित किया कलकत्ता में, राजभवन कलकत्ता में स्टैब्लिश किया गया आपको 1803 में। फिर आइए नेक्स्ट आते हैं कॉर्नवालिस का। वैसे टॉम्ब आप देखेंगे गाजीपुर तरफ है। जॉर्ज बार्लो हुए, सिपाही म्यूटनी हुआ वेल्लोर में, इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाता है। वेल्लोर में म्यूटनी का कारण क्या था कि हिंदुओं को मना कर दिया गया था कि जनेऊ नहीं पहनिए, तिलक मत लगाइए, मुस्लिमों को मना कर दिया गया था बियर्ड मत रखिए, कोई भी रिलीजियस सिंबल नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से वहां के सैनिक नाराज हो गए। बैंक ऑफ कलकत्ता एस्टैब्लिश किया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश किया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। लॉर्ड मिंटो का टाइम देखिए, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड था उसको कैरी ऑन करने की बात की गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ट्रेड कर सकती है। ओपियम और टी के मामले में उससे कहा गया कि चाइना के साथ जो ट्रेड करती है ईस्ट इंडिया कंपनी ओपियम और टी, अब उसमें और भी ब्रिटिश कंपनियां शामिल हो सकती हैं, और साथ में क्रिश्चियन मिशनरी को भी इजाजत दे दिया गया कि भारत में जाकर धर्म परिवर्तन करिए। ट्रीटी ऑफ अमृतसर किया गया 1809 विद महाराजा रणजीत सिंह, फाउंडर ऑफ सिख एम्पायर भी बोलते हैं। लॉर्ड मिंटो, इसमें कहा गया कि जो सतलज रिवर है उसके नॉर्थ में सिख एम्पायर होगा, यानी कश्मीर वगैरह ऊपरी पार्ट में, और सतलज रिवर के साउथ में ब्रिटिश राज होगा, दोनों एक दूसरे में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। फिर आइए लॉर्ड हेस्टिंग्स, इन्होंने नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया कि अब ब्रिटिशर आपके मामले में बोलेंगे ही बोलेंगे।
तो उसके लिए तैयार रहिए। थर्ड एंग्लो मराठा वार होता ही है, जिसके तहत आपको मराठों पे पूरा काबिज होने के लिए तीसरे एंग्लो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर किया जाता है। मराठे इसमें भी हार जाते हैं, इनकी और क्षति होती है मराठों का। ट्रीटी ऑफ सगौली, ट्रीटी ऑफ सगौली का है कि जो नेपाल पर कब्जा, ब्रिटिशर्स ने नेपाल पर हमला किया, नेपाल के राणा लोगों ने इनको पेशकश की, ठीक है। साथ में नेपाल से कई हिस्से तोड़ करके उत्तराखंड के साइड में जोड़ दिए गए, जो उस समय यूपी का अपर पार्ट होता था उस पर जोड़ दिए गए। ट्रीटी ऑफ सगौली के तहत यह तय किया गया था कि उनसे भी पैसे लिए गए और उनके हिस्से को तोड़ के भारत में शामिल करा दिया गया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1818 में बनाए गए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम इन मद्रास, रैयतवाड़ी सिस्टम यानी रैयत का मतलब किसान हो गया, यानी एक जमीन जो है किसान ने लिया, ठीक, अब वो किसान से लिया जाएगा, वसूला जाएगा पैसा। रैयत यानी एक पीजेंट होता है, अब वो पीजेंट ने कितना जमीन लिया उस किसान से लिया जाएगा। परमानेंट सेटलमेंट था कि लैंड का फिक्स रेट था, यहाँ रैयतवाड़ी सिस्टम में किसान कितना जमीन लेता है वो किसान से लिया जाएगा पैसा। रैयतवाड़ी सिस्टम, रैयत किसान को बोला जाता है, ये एस्टैब्लिश किया गया। फिर आइए महलवाड़ी सिस्टम भी एस्टैब्लिश किया है। महलवाड़ी सिस्टम बड़ा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए किसी बहुत बड़े जमींदार का पूरा एक गांव उसके जमींदारी में आता है, या कई गांव उनके जमींदारी में आता है, पहले ऐसे होते थे, तो वो पूरे गांव का टैक्स वो अकेले भरेगा। महल यानी बड़ा, ठीक है, बड़ा लैंड होता है, ठीक है। हिंदू कॉलेज एस्टैब्लिश किया गया नव प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कलकत्ता में। पिंडारी वॉर इस किया गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ द पिंडारीज। पिंडारी वॉर जो आपको मराठों के सहायक थे उनके खिलाफ सफाया करने के लिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने शुरुआत की, उनको सफाया करने के लिए, जिससे मराठे भी नाराज हुए और बाद में चल करके मराठों के साथ भी युद्ध होता है। जॉन एडम एक्टिंग है। फिर लॉर्ड एमर्स आइए, एंग्लो बर्मीज वॉर होता है, बर्मा यानी म्यांमार पे हमला कर दिया जाता है, हरा करके कंपनी डिफीट बर्मीज किंग, है ना, उनको हरा करके उनके पार्ट को असम के साथ मिला लेते हैं। मणिपुर, अराकान और टेनेसरिम वो पार्ट उनके जो थे उनको अपने में मिला लिया जाता है, भारत में जोड़ दिया जाता है। और संस्कृत कॉलेज कलकत्ता में एस्टैब्लिश किया गया। ट्रीटी ऑफ यांडबू किया गया बर्मा के साथ, ट्रीटी ऑफ यांडबू बर्मा के साथ किया गया, जिसमें क्या बर्मीज किंग को ह्यूमिलेट किया गया, 1 बिलियन पाउंड भी लिया गया, उनके क्षेत्र भी तोड़ दिए गए। चलिए आगे चलते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुए, याद रखिएगा। अभी तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही पढ़ रहे थे हम लोग, अब ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पहला तो इनके साथ यही है। सती प्रथा का अंत आपको राजा राम मोहन राय की सहायता से। महलवाड़ी सिस्टम को सेंट्रल इंडिया, पंजाब और वेस्टर्न यूपी में लागू किया। सेंट हेलेना एक्ट 1833 में आया। क्रिश्चियन मिशनरीज को पूरा इजाजत दे दिया गया कि क्रिश्चियनिटी को फैलाइए, आप यहाँ तक जितना पार्ट है वहां पे फैलाइए। और एक सेंट हेलेना आइलैंड है, वो चूंकि ब्रिटिशर्स के कब्जे में भी आ गया था, उसी नाम पे सेंट हेलेना एक्ट भी नाम पड़ा है, ठीक है। और साथ में कंपनी के ट्रेड को भी आगे बढ़ाया गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड को भी। कोल रिबेलियन होता है आपको झारखंड वगैरह के रीजन में, उस समय बिहार कहा जाता था, बिहार के रीजन में। साथ में संथाल, ओराउन, मुंडा ये सब भी आते हैं साथ में। ये ब्रिटिश राज के जो भी पॉलिसी थी जंगलों में फॉरेस्ट को लेकर के, उस समय लैंड को लेकर के, उसके विरुद्ध में ये लोग उठ खड़े हुए। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835, इंग्लिश को प्रीच करने के लिए ये एक्ट लाया गया था कि भारत में इंग्लिश पढ़ाई जाए, जिससे कि मेंटल स्लेव हम लोग क्रिएट कर सके। इंग्लिश पढ़ाओ और मेंटल स्लेव क्रिएट करो, क्योंकि भाषा तो बोलेंगे ही बोलेंगे। मेडिकल कॉलेज का स्थापना हुआ और हॉस्पिटल कोलकाता। आगे चलते हैं। चार्ल्स मेटकाफे, नोन एज लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। इंडियन प्रेस पर जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे कि ब्रिटिश राज के इमेज के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, उसमें कुछ रियायत इन्होंने दिया कि भाई बहुत ज्यादा आपको नहीं लिखना है विरोध में, लेकिन आप अपनी बातों को रख सकते हैं। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, आज नेशनल लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं, वो भी स्थापित किया गया इन्हीं के समय में। लॉर्ड ऑकलैंड के समय फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर किया गया, है ना। तो ये किया गया, लेकिन ब्रिटिश इसके लिए तैयार शायद नहीं थे। ब्रिटिशर्स ने कांदाहार है, काबुल का क्षेत्र है, इसको जीतना चाहते थे, हमला तो कर दिए, लेकिन अफगान भारी पड़ गए। ब्रिटिशर हारे नहीं, लेकिन लंदन से तुरंत मैसेज आया कि तुरंत रोकिए और पीस ट्रीटी करिए। तो दोनों लोगों ने पीस ट्रीटी कर ली,
कुछ ज्यादा विशेष कुछ नुकसान नहीं हुआ। फिर बैंक ऑफ बॉम्बे स्टैब्लिश किया गया, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि अलग अलग बैंकों को मर्ज करके ही किया गया है, बनाया गया है SBI। फर्स्ट बंगाली डेली न्यूज़पेपर संवाद प्रभाकर 1839 में माफ कीजिएगा, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में ही हुआ, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर 1839 सभा का स्थापित किया गया लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे। नेक्स्ट आइए, एलन ब्रुफ है, ग्वालियर वॉर हुआ, ब्रिटिश डिफीट मराठा, मतलब यहाँ मराठे बहुत खुश नहीं थे ब्रिटिशर्स के पॉलिसी पर, और जो बार बार इंटरफेरेंस कर रहे थे मराठों के मामले में, तो उसके लिए ग्वालियर के जो मराठा सरदार थे उन लोगों ने हमला किया। बैंक ऑफ मद्रास बनाया गया, इंपीरियल बैंक, बाद में इसका मर्ज करके कई बैंकों को मर्ज करके SBI को फॉर्म किया गया। चलिए आते हैं फिर नेक्स्ट, हेनरी हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग है, इनके समय फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ, एम्पायर डिफीट्स द सिख एम्पायर एंड कॉन्फिस्केट मेजर पोर्शन ऑफ टेरिटरी, हराया गया और काफी पार्ट्स को, सतलज रिवर के अपर पार्ट को जीत करके ब्रिटिश इंडिया में शामिल करा दिया गया। इनके साथ ट्रीटी ऑफ लाहौर किया गया और ब्रिटिशर्स ने कश्मीर को सिखों से ले लिया और इसको जम्मू के राजा को इसे बेच दिया गया 75 लाख रुपीस में, देख रहे हैं। फिर उसके बाद रुड़की में भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज को इन्हीं के समय लॉर्ड हार्डिंग के समय में स्टैब्लिश किया गया। आगे चलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स है 1848 में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के तहत था कि भाई जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास कोई लीगल एयर नहीं है तो आपके पास अधिकार नहीं रह जाता। हड़प की नीति है कि कैसे हम आपके साम्राज्य को हड़प लें, उसके लिए लीगल एयर यानी आपका पुत्र होना चाहिए, जो लीगल पुत्र होना चाहिए, अडॉप्टेड चाइल्ड वगैरह नहीं होना चाहिए। बेथ्यून कॉलेज को एस्टैब्लिश किया गया। चलिए, चार्ल्स वुड डिस्पैच एजुकेशन को लेकर के है, वो आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, समर कैपिटल शिमला को घोषित किया गया। सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ, जिसके तहत पूरे के पूरे डलहौजी ने ह्यूमिलिएट किया, बर्मा को अनेक्स कर दिया, बर्मा के ज्यादातर टेरिटरीज को इंडिया में। पैसेंजर ट्रेन पहली चली बॉम्बे से थाने 1853 में। पहला टेलीग्राफ लाइन भारत में बिटवीन डायमंड हार्बर टू कलकत्ता शुरुआत किया गया टेलीग्राफ लाइन। पोस्ट ऑफिस एक्ट, पहली बार आपको पोस्ट ऑफिस का जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ लॉर्ड डलहौजी के समय में ही। फिर PWD डिपार्टमेंट आज भी है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इन्हीं के समय स्टैब्लिश किया गया। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, जिसके तहत पूरे सिख एम्पायर को हरा करके ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया। संथाल रिबेलियन हुआ इन्हीं के समय में, 15,000 करीब करीब संथाल मारे गए, ये झारखंड वगैरह के रीजन में है ना, इसमें उनको हराने के लिए एलिफेंट्स का भी इस्तेमाल हुआ। फिर आए लॉर्ड कैनिंग, इनके समय में हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट, ये गुस्से का कारण है लोगों में, क्योंकि उस समय पुनर्विवाह वाला कॉन्सेप्ट नहीं था विधवाओं का। उस समय 1857 का रिबेलियन जब हुआ तो कैनिंग ही उस समय के गवर्नर जनरल थे इंडिया में। कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी 1857 में आपको स्थापित की गई। तो यहां तक आपको हम लोगों ने देखा कि ये गवर्नर जनरल हुए, क्योंकि अब इसके बाद जो आएंगे वो आएंगे वायसरॉय। तो गवर्नर जनरल वाले कॉन्सेप्ट में लास्ट कैनिंग है, तो फर्स्ट जो वायसरॉय होंगे वो कैनिंग ही होंगे। तो 1857 का रिवॉल्ट यहां तक होने तक का अलग था, लेकिन जब 1857 का रिवॉल्ट हो गया तो इसके बाद ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट अब पार्टिसिपेट करेगी और वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था उसको खत्म करके ब्रिटिश क्राउन का रूल को इस्टेब्लिश करेगी। तो यहां तक हमने गवर्नर जनरल को पढ़ा। इसमें से कई टॉपिक या इवेंट्स ऐसे हैं जिसको कि हम लोग चीफ नेशनल एक्टिविटीज वाले टॉपिक में कंप्लीट करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए उस चीज के लिए परेशान नहीं होना है। इसमें मेजर पोर्शन को मैंने कवर कर दिया है कि कौन सा गवर्नर जनरल कब आया, उसके समय में मेजर इवेंट क्या हुए, यहां पर आपसे इतना क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। इसे जितना हो सके उतना पढ़िए, जितना हो सके बार बार इन वीडियो को देखिए, आपको सब आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना दोस्तों। तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।